ठीक है, तो एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है मेरे को एमवीसी का। एमवीसी 4 एचआर साइट इसका नेम दे देता हूं मैं। सेव कहां पे होने वाली है? प्रोजेक्ट 1516। नहीं उसको बाहर निकाल देता हूं मैं थोड़ा। ठीक है, प्रोजेक्ट 1516 में सेव हुई है। सॉल्यूशन भी वही नाम का बनेगा, तो सॉल्यूशन का नाम चेंज करना है तो कर सकते हो, तो मैं चेंज कर दूँ। एचआर सॉल्यूशन, एचआर साइट, और ठीक है इंटरनेट एप्लीकेशन लेना है। कौन सा? वो क्रिएट डायरेक्टरी फॉर सॉल्यूशन। वो क्या करेगा, 1516 फोल्डर में सॉल्यूशन के नाम का एक फोल्डर बना देगा। कि फोल्डर था नहीं ना वहाँ पे। फोल्डर तो क्या था, होस्टेड ऐप ऑन, वो था कुछ तो ऐसा नाम था ना उसका, होस्टेड प्रोजेक्ट कुछ ऐसा था। तो वो फोल्डर में नहीं रखना था मेरे को नया फोल्डर में जाके फोल्डर बनाओ फिर सेलेक्ट करूँ। तो बेटर ये है सॉल्यूशन का नाम लिख के चेक मार्क कर देने का, तो फोल्डर वहाँ पे ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। ऐड टू सोर्स कंट्रोल तो उसके लिए, रिपोजिटरी के लिए। जैसे हम लोग जब भी कंपनी लेवल पे काम करते हैं तो उसमें कैसा होता है कि जो प्रोजेक्ट तुम क्रिएट कर रहे हो या जो भी कंपोनेंट पे तुम काम कर रहे हो, चाहे वो डॉटनेट का हो चाहे कोई सा भी हो, उसका एक रिपोजिटरी होता है। रिपोजिटरी या जिसको हम लोग सोर्स कंट्रोल बोलते हैं। रिपोजिटरी में कैसा होता है, अभी 3-4 लोग हम लोग मिलके काम कर रहे हैं, मैं तू पेज 1 पे काम कर रहा हूँ, मैं पेज 2 पे या पेज 3 पे काम कर रहा हूँ, सब एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन इंटीग्रेशन कैसे होएगा? हाँ, तो तुम्हारा, तुम तो पेज 1 में की हो, पेज 2 में कुछ नहीं की हो, तुम्हारा लेंगे तो पेज 2 के चेंजेस नहीं आएंगे। मैं पेज 2 पे कर रहा हूँ, पेज 1 पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरा लेंगे अपडेट। तो क्या करना पड़ता है, फाइनल प्रोजेक्ट रहता है वहां पे तुम पेज 1 में जो तुम चेंज किए उसको कॉपी करना पड़ेगा, पेज 2 पे किए हो तो। अब ऐसा 3 लोग है तो ठीक है, लेकिन ऐसा सोचो 150 डेवलपर 200 डेवलपर काम कर रहे हैं, 5-6 आदमी तो खाली इंटीग्रेशन के लिए लगेंगे, बराबर ना? मतलब ये 5 आदमी का कोड लेके एक आदमी कॉपी पेस्ट करेगा कहीं पे, और उसमें अगर गलती कर दिया तो फिर वो बिल उसके नाम पे फाड़ेगा, मेरी गलती नहीं उसकी गलती है। वो बोलेगा कि वो इंटीग्रेशन में कुछ मिस्टेक हुई होगी, बोल सकता है ना सामने वाला ऐसा। तो ये सब प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हम लोग रिपोजिटरी का यूज करते हैं, कोड रिपोजिटरी जिसको बोलते हैं। कोड रिपोजिटरी में कैसा होता है, एक सर्वर होता है, वहां पे कोड होता है, ठीक है। वहां से सब लोग क्या करते हैं, कोड को चेक इन करते हैं। चेक इन करना मतलब गेट लेटेस्ट लेना। तो यहाँ से अपनी मशीन में लेके काम करते हैं, काम करके फिर वापस चेकआउट करते हैं, तो कोड वापस इधर चला जाए। तुमको एक पेज का काम है, तुमको एक पेज का एक्सेस मिलेगा, वो पेज तुम्हारी मशीन में आएगा, सॉल्यूशन पूरा तुम्हारी मशीन में भी रहेगा ऑफलाइन। तुम काम पूरा ऑफलाइन करोगे, ऑनलाइन नहीं करोगे। लेकिन जब तुम राइट क्लिक करके चेकआउट करोगे ना, अपना पूरा काम करके सब कर दिए, सबमिट कमिट बोल सकते हो जिसको टॉर्टोइज एसवीएन में कमिट बोलते हैं, टीएफएस में हम लोग उसको चेकआउट चेक इन चेकआउट बोलते हैं। तो जब तुम चेकआउट करोगे, चेक इन करोगे मतलब तुम सर्वर से कोड लोगे, चेकआउट करोगे मतलब तुम सर्वर पे कोड दोगे। तो जब तुम चेकआउट करोगे तो तुम्हारे चेंजेस सर्वर पे जाके जो फाइल में इधर चेंज हुआ वो फाइल इधर पे हो जाएगा अपडेट, तो कोई बंदे को इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं रहेगी। प्रॉब्लम कब आता है कि मैं भी पेज 1 पे काम कर रहा हूँ, तुम भी पेज 1 पे काम कर रहे हो सेम टाइम पे, तुम टॉप में मैं बॉटम में, बराबर, दोनों के अलग अलग चेंज है, दोनों चेकआउट कर दिए, तुमने चेकआउट किया मैं चेकआउट, मतलब दोनों सेम टाइम पे चेकआउट किया, मैं चेकआउट करके रखो तुम चेकआउट कर रहे हो, मैं चेक इन करके रखो तुम चेकआउट कर रहे हो, तो बोलेगा ना कि ये फाइल कहीं और ओपन है, मतलब मेरे पास ओपन है। तो उस टाइम पे क्या करेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर सेलेक्ट करेगा कि किसके चेंजेस लेना है। अगर दोनों के लेना है तो दोनों के ले सकता है। कभी ऐसा हो गया कि दोनों सेम पे काम कर रहे हैं और मेरे को तुमसे जलन है, मैं क्या कर दिया, नीचे जाके तुम्हारे कोड में कुछ चेंज कर दिया, समझे, तो पता कैसे चलेगा? तो वर्जन क्रिएट होता होगा। हाँ, वर्जनिंग होती है, वही इसके लिए सोर्स कंट्रोल बोलते हैं। वर्जनिंग कंट्रोल, सोर्स कंट्रोल जो है, जो भी इस पर पहले लाइन जाने का रहेगा, मतलब नाम आता है बाकायदा ना, ये लाइन इसने चेंज की, लाइन वाइज नाम आएगा। तुम जो लाइन चेंज करके तुम कमिट करोगे तो वो लाइन के आगे तुम्हारा नाम रहेगा, कि लाइन वाइज रहता है।
जो चेंजेस जा रहे हैं, तो वो होता है सोर्स कंट्रोल। तो जो तुम ऐड करने जा रहे हो नया प्रोजेक्ट, उसको तुमको सोर्स कंट्रोल में ऐड करना है, मतलब सर्वर पे भी ऐड करना है। तो जब तुम सर्वर पे मार्क करोगे तो वहां भी क्रिएट होगा, यहाँ भी क्रिएट होगा। वो नहीं करना है ना, अभी पूछा तो मैं इतना बोला ना भाई। अपने को करना नहीं है, वो अगर तो पहले बोलता अपने को करना नहीं है तो तू थोड़ी बोलता। ठीक है, तो इंटरनेट एप्लीकेशन ले लो। अभी तक हम लोग एमटी लिए, बेसिक लिए, अब इंटरनेट एप्लीकेशन ले रहे। ठीक है, व्यू इंजन जो है मेरा रेजर रहेगा। तो हम लोग इंटरनेट एप्लीकेशन लेते हैं ना, तो बहुत सारी लाइब्रेरीज वो ऐड करते हैं, नॉकआउट, ये वो बहुत सारी। लास्ट लेक्चर में भी शायद बताया था मैं कि बूटस्ट्रैप बोल रहा हूँ, एंटिटी फ्रेमवर्क ऐड कर देता है, वो बहुत सारी लाइब्रेरीज ऐड करता है। इससे पहले हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करते थे तो एंटिटी फ्रेमवर्क हम लोग को जाके ऐड करना पड़ता था। अभी जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया हो इसमें एंटिटी फ्रेमवर्क ऑलरेडी रहेगा, बराबर ना। इससे पहले जो प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट करते थे उसमें जेक्वेरी मेरे को ऐड करना पड़ता था। अभी जो प्रोजेक्ट में क्रिएट कर रहा हूं उसमें जेक्वेरी बाय डिफॉल्ट तुमको मिलेगा। देखो, ठीक है, जेक्वेरी 1.7 है। तो इसको ना बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि ऑलवेज अपडेटेड रखो जब थीम इंटीग्रेशन करने जाओ। तो थीम इंटीग्रेशन करने से पहले क्या करता हूँ, पहले मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। तो अपडेट करने के लिए कुछ ज्यादा ऐसा कुछ लगता नहीं, 400-500 केबी की फाइल रहती है, तुम्हारे मोबाइल के इंटरनेट पे भी वो अपडेट हो जाता है आराम से। तो अपडेट कैसे करना है, तुमको कुछ करना नहीं है, प्रोजेक्ट पे जाओ, राइट क्लिक करो, न्यू गेट पैकेजेस, यहाँ पे जाके लिख दो जेक्वेरी। तो क्या करेगा, ऑनलाइन सर्च करेगा, जो भी पॉसिबल सजेशन रहेंगे जेक्वेरी से रिलेटेड वो तुमको यहाँ पे लिस्ट करेगा। और जेक्वेरी का वैसे भी टॉप में आता है एकदम, समझ में आएगा। तो वो अपडेट करने का ऑप्शन तुमको देगा पहले ही। अभी जेक्वेरी का वर्जन क्या था, 1.7, ये ध्यान रखना, क्योंकि फाइल्स, इसकी एक खास बात ये न्यूगेट की, ऐसा नहीं करेगा 2 फाइल हो जाएगी, वही फाइल को चेंज कर देता है। देखो आया टॉप में ही है, इंस्टॉल। 2.2 हो गया। 2.2 का मतलब 1.12 इन लेगेसी कोड। ठीक है, तो अभी क्या था, 1.7 हो गया सब अपडेट, समझा। तो फाइल में ऐसा नहीं हुआ 2-2 फाइल हो गई वहां पे, वो खुद ही उसने रिप्लेस कर दिया। और अगर कहीं भी तुमको यकीन नहीं होता है तो यहाँ पे जाके देख लेना। कभी कभी कैसा होता है कि खाली jQuery डॉट सी एस jQuery डॉट min डॉट js लिखा रहता है, वर्जन ऊपर लिखा नहीं रहता है। तो अंदर जाके देखने का, वहां तुमको बराबर वर्जन मिलेगा, टॉप में ही रहेगा, सबसे टॉप में वर्जन ही रहता है, एकदम पहली लाइन। ठीक है, तो ये jQuery का वर्जन होगा। क्यों jQuery ले रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे को अभी वो थीम इंटीग्रेशन में लगने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो मेरे को लेना है वो है बूटस्ट्रैप, लेकिन वो बूटस्ट्रैप थीम के साथ आ सकता है। तो अभी नहीं कर, उसको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ बूटस्ट्रैप को। पहले मैं थीम के फोल्डर्स और जेएस जो है वो सब डाल देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे।
तो थीम का जो डेटा रहेगा ना, कहाँ पे कॉपी करना है, यहाँ पे कंटेंट फोल्डर रहेगा ना, वहां पे कॉपी कर देने का। कंटेंट फोल्डर के अंदर उठा के ऊपर ही डाल देने का थीम की जेएस फाइल जो भी रहेगी वो। तो इसके अंदर एक फोल्डर बना लो, करंट थीम सिटी, ठीक है, सिटी नाम का फोल्डर हम लोग बहुत बनाते हैं, सीटीएस टेक, ठीक है। तो सिटी फोल्डर बना लिया मैं, अब ये फोल्डर के अंदर पूरा पेस्ट कर दूंगा। तो ये फोल्डर को क्या कर लो, यहाँ से पहले अपना जो थीम का डेटा है उसमें से मेरे को उसकी CSS फाइल लगेगी, उसका फॉन्ट भी लगने वाला है, इमेजेस भी पॉसिबली लग सकती है। कम रहेगा तो प्रॉब्लम होगा, ज्यादा रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा, एक बात हमेशा ध्यान रखना। समझ में आया? तो अगर तुमको ये सब ये भी लेना है, कोड भी कॉपी पेस्ट करने हैं, वहां पर लेना है, तो इसको पूरा भी उठा के तुम ले सकते हो, ये ऐसा पूरा। तो मैं पूरा ही ले लेता हूँ इस बार, लेकिन लाइव प्रोजेक्ट में ऐसा करो मत, मतलब क्योंकि वो पेजेस चले जाएंगे नहीं तो थीम वाले, समझे? अभी फिलहाल मैं कर दे रहा हूँ, बाद में हो जाए तो फिर डिलीट कर देने का, डेवलपमेंट खत्म हो जाए तो डिलीट कर देने का पेजेस। डिलीट करना क्या है, सेलेक्ट किया डिलीट, सेलेक्ट किया डिलीट, ठीक है, नहीं आएगा ना यार, इसको हम लोग यूज ही नहीं करेंगे, वही तो बात है। पेस्ट आ गया पूरा इधर, जो स्ट्रक्चर था देखो एज इट इज, समझा कुछ? अब मैं कहां से कोड लेता हूं, मैं कोड लेता हूं index.html से। अभी index.html ओपन किया था ना मैं, अगर नहीं समझ में आता है तो इधर थीम का वो पेज ओपन करके देख लीजिएगा। मैं कोड कहां से ले रहा हूं, index.html। तुमको ऐसा लग रहा है इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन है, इसमें चेंज करना थोड़ा मुश्किल होगा ना, तो जो सिंपल वाला पेज है ना वो ले लो, जैसे ये। नहीं क्या इंटरनेट के लिए होता है ना, अरे यूआरएल देखना, इंटरनेट कैसे जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा पेज है, ऐसे ही हम लोग को फॉर एग्जांपल अपना अपना भी पेजेस इंटीग्रिटी ऐसे डिजाइन करना है, यहाँ पे हेडिंग होगी, वो एक्चुअली गूगल मैप पे वैसे टाइम दे, समझा क्या? उसके अंदर गूगल मैप की लिंक है, ये एकदम, ये मेरे को सिंपल ही दिख रहा है, थोड़ा ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। तो इसको ओपन करके रखने का, और इसके हिसाब से मेरे को कहां से पिक करना है कोड वो ध्यान देने का। इसको राइट क्लिक करो, पहले मैं ये वाला पेज ओपन कर देता हूँ। कौन सा पेज ओपन करना है आप मेरे को? mail.html। तो mail.html मेरे को यहाँ मिल जाएगा, बराबर। ये कोड है। अब इसमें से मेरे को क्या चीज लेना है वो ध्यान दो। ये पूरा जो एज इट इज जैसा ऊपर का है ना वैसे ही रहने दो, मेरे को जो चीज फाइंड करना है वो ढूंढो। मेरे को क्या ढूंढना है, यहाँ पे इधर आ जाओ, मेरे को ढूंढना ही है कॉपी, कंट्रोल F कंट्रोल V, मिल गया ना, हाउ टू फाइंड। ये यहां से अब इसको थोड़ा सा तुम एक्सपांड करोगे ना इधर पर, तो तुमको एक्चुअली समझ में आएगा। देखो इसमें एक क्लास बनाया है सेक्शन वाइज, देखो ये इसका बैनर है, ठीक है। तो ये डिव जो कॉन्टेक्ट के लिए इसने बनाया ना पूरा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ, कोलैप्स कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ, ये उसका बैनर है, बैनर मतलब हेडिंग जो उसकी हो। और ये जो ऊपर का तुमको सेक्शन दिख रहा है ना, ये नेविगेशन बार है, मतलब मेनू। कौन सी चीज, ये बैनर, ये मैं जो कोलैप्स किया वो, ये नेव बार, ये मेरे को हर पेज में चाहिए, बराबर। बात समझ में आ रही है क्या, कि सब मेरे को ही खाली समझ लो, तुम लोग सबको बाउंसर ही जाए। तो ये नेव बार है, देखो नेव बार स्टार्ट कहां से हुआ, हाँ यार, हाँ नेव बार, नेव बार हेडिंग, फिर उसके बाद ये, बराबर। तो ये मेरे HTML,
उसकी बॉडी, बॉडी स्टार्ट हुई, हेडर, देन कंटेनर, कंटेनर मतलब पूरा पेज, ये कंटेनर मतलब पूरा पेज देखो, ये पूरा पेज, इसके नीचे खाली फूटर मीटर ही रहेगा, ठीक है। तो ये कंटेनर, नेव बार। अब मेरे को कहां तक कॉमन रखना है वो चीज डिसाइड करना है मेरे को यहाँ से। तो मेरे को कॉमन क्या क्या रखना है, मेरे को कॉमन जो है यूआई से देखो तो ये यहाँ तक फॉर एग्जांपल मेरे को कॉमन रखना है। अगर तुमको हर एक में ये बैनर लेना है तो मतलब हर एक में समझ लो लेना ही है मेरे को बैनर, तो मेरे को यहां से लेकर तो यहां तक का जो कोड है वो क्या करना पड़ेगा, डिलीट करके उसकी जगह रेंडर बॉडी @रेंडर बॉडी लिखना पड़ेगा और इसको सेव करना पड़ेगा एज ए लेआउट। वो कैसे करना है वो थोड़ी देर में समझेगा, ठीक है। तो इसको ये भी फाइंड कर लो कि ये ब्लैक पोर्शन शुरू कहां से हुआ है। स्टार्ट तो मेरे को समझ में आ गया मेरे को कहां से लेना है, लेकिन एंड कहां करना है वो मेरे को अभी वहां जाऊंगा तो घूम जाऊंगा मैं, तो पहले ही पता करके रखना है। तो अभी ये चीज कहां से आ रही है, तो ये मिल गया, ये देखो बराबर ना। तो ये चीज यहां से शुरू हुई है फूटर, तो ये रखना है मुझको, ये रखना है मुझको, ये रखना है मुझको, इसको रिप्लेस करना है। हो गया सिंपल एकदम, सब कोलैप्स कर दिया। अब इतना बड़ा वाला कोड दिख नहीं रहा ना, आसान है यार, तो फिर आगे बढ़ो। तो तो ये चीज मुझको चेंज करना है, ठीक है। तो ये चीज चेंज करने के लिए क्या है, ये कंटेनर तो वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो उसने एक h1 दिया है, h1 टैग दिया है, वो h1 टैग के अंदर क्या है वो देख लो, वो h1 टैग के अंदर है एक्चुअल में हेडिंग। अब हेडिंग जो रहेगी वो कॉमन रहेगी क्या, ये सवाल है, हर पेज के लिए अलग आने वाली है, बराबर। तो लेकिन हम लोग उसको कॉमन बनाएंगे कैसे, थोड़ा दिमाग लगा के। उसको भी लेआउट में डालेंगे और वहां पे व्यू बैक डाल देंगे @व्यू बैक हेडिंग। अब समझ गया होगा मैं आगे क्या बोला। जो पेज आने रहेगा वहां से हेडिंग सेट करके भेजेंगे तो वो दिखने लगेगा। ऐसा करते थे ना लोग, व्यू बैक में डेटा डालते थे तो व्यू में दिखता था। तो वहां पे मैं क्या लिख दूंगा हेडिंग की जगह पे @व्यू बैक डॉट हेडिंग, ये मेन हेडिंग। अब व्यू बैक डॉट मेन हेडिंग कहां से सेट होगा, जब एक्शन मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा वहीं से उसको सेट कर देंगे कि ये जो व्यू आने वाला है उसकी हेडिंग ये रहेगी। समझा कुछ। तो पहले लेआउट बनाना पड़ेगा ये सब, तो अब एज इट इज इसको ऐसे छोड़ दो। एनालिसिस पूरा कर लीजिए थीम का, कहां से क्या लेना है कहां नहीं। अब यहाँ पे आओ और लेआउट की तरफ बढ़ो आगे, तो ये है व्यू मेरा, ठीक है। तो बेसिकली समझना है लेआउट होता कहाँ पे, लेआउट होता है शेयर्ड फोल्डर के अंदर। शेयर्ड फोल्डर में जाओगे तो अंडर इसको लेआउट करके फाइल होती है, बराबर। ये अंडर जब हम लोग नहीं स्पेसिफाई करते हैं ना तो बाय डिफॉल्ट यही वाला लेआउट एग्जीक्यूट होता है। अभी मैं कुछ कोड नहीं किया हूं एमवीसी के एप्लीकेशन में, वो तो कंटेंट फोल्डर में पड़ा है डेटा, वो तो पड़ा है, वो यूज भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसको मैं रन करता हूं एप्लीकेशन को, देखो अगर मैं व्यूज में जाऊंगा, होम में व्यूज में, तो मेरे को व्यूज दिखते हैं ये एप्लीकेशन के बहुत सारे। बाय डिफॉल्ट जब इंटरनेट एप्लीकेशन लेते हो तो सब बना बनाया मिलता है। नेक्स्ट संडे जो है वो छुट्टी तो रहेगी क्योंकि मेरा तो पेपर चालू है, और लेकिन तुम लोग को उसके बाद वाला जो संडे रहेगा उसके बाद वाले संडे अपने लेना है ना लेक्चर। एक मिनट एक मिनट, रमजान में पढ़ने तो गुना तो नहीं मिलता है मेरे को। हाँ हाँ भूल गए, तुम लोग ही थे ना वो तो। पांच को नहीं ले सकता ना, 6 को लास्ट पेपर है।
रात को 6 को बुला लेना 7 को जो मेरे लिए आप तो यार है हाँ तो पहले उल्लंघन है आगे उसने हिम्मत खत्म हो काम ना 5 तारीख को एक ही घंटे में लगभग शनिचर को किसी बात करनी नहीं यार, लास्ट पेपर ना मेरा अकेले वाला है, जावा टेक्नोलॉजी, समझे। अकेले वाला मतलब पूरे कॉलेज में मैं अकेला ही वो सब्जेक्ट लिया हूँ, कोई और लिया नहीं, नेक्स्ट सब मेरे को ही करना है उसके बाद। नेक्स्ट संडे 12 हो जाएगा ना, 2 संडे गैप हो जाएगा। ठीक है चलो 2 ही संडे लो, 12 रमजान को आओ डायरेक्ट। लेकिन मैं क्या बोल रहा था वो आगे का मेन तो समझो, तुम लोग एक प्रोजेक्ट बना के लेके आना, टॉपिक मैं दूंगा। क्रड मेरे को पूरा क्रड चाहिए, थीम इंटीग्रेशन सबके अलग अलग थीम चाहिए, और वही प्रोडक्ट टेबल रहेगा, उसमें ऐड अपडेट डिलीट, लेकिन थीम सबके अलग अलग। हाँ वही चल रहा है ना, क्रड वगैरह तो मैं बता दूंगा, कर लोगे। थीम तो हो जाएगा ना, थीम डाउनलोड करने के लिए तुम मोबाइल का नेट भी यूज कर सकते हो। थीम डाउनलोड करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं हो, 600-700 KB की थीम रहती। अगर तुमको तुम्हारे पास थीम नहीं है तो मैं थीम भेज दूंगा मेल में, तो तुमको ढूंढना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट मेल से डाउनलोड करके, लेकिन वो जिप चला जाएगी कि वो भी एक मैटर है। क्या बोले समझा नहीं? हो जाएगा डाउनलोड, ज्यादा बहुत बड़ी थीम नहीं रहती, 10-12 MB 15 MB की भी नहीं रहती, कुछ KBs की रहेगी। अभी देखे नहीं, कॉपी किया फटाक से कॉपी हो, तो इतना कुछ वो ज्यादा नहीं रहता। तो एक थीम तुमको लेना है, थीम अगर तुम्हारे पास नहीं है तो सबको एक एक थीम मेल कर सकता हूँ, बहुत थीम पड़ी है मेरे पास, समझे। थीम थीम इसके लिए तुम लोग को बोलोगे कि तुम लोग को जो अच्छी लगे, तुम लोग को जो इजी लगे थीम ढूंढ के, जिसमें ज्यादा कुछ ऐसा मचमच ना आ रहा है, ये सब कैरोसोल वगैरह तो ना आ रहा है, थोड़ा हाँ थोड़ा शांति है थीम में, जैसा कुछ हिलता उलता ना आ रहा है, ठीक है। तो जो थीम तुम लोग को अच्छी लगे वो एक थीम, और प्रोडक्ट का प्रोडक्ट टेबल रहेगा, उसमें आईडी, जो जो कॉलम तुम लोग को लेना है तुम लोग के ऊपर, उसका वो नया प्रोडक्ट ऐड होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, डिलीट होना चाहिए, सर्च होना चाहिए, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा। तो ये समझा। अभी ये मैं रन किया, मैं कुछ भी कोड नहीं किया, ये इतना कुछ ये लिख के दे दिया उसने। तो अभी ये कौन सा व्यू है? होम इंडेक्स। ये कौन सा व्यू है? होम इंडेक्स। तो होम इंडेक्स में मैं जाके देखता हूं ना क्या लिखा हुआ है। होम इंडेक्स, होम इंडेक्स में तो कुछ ज्यादा चीज तो नहीं लिखी हुई है, इतना कुछ ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन लोगो वीगो ऐसा कुछ है नहीं। देखो ये खत्म हो गया पेज, इतना ही है। लेकिन इसमें मैं जाता हूं तो इसमें यहाँ पे लोगो, कलर, ये सब कुछ आ रहा है। वो कैसे आ रहा है? वो लेआउट से आ रहा है। लेकिन अगर ये पेज में मैं आया, ये पेज में कहीं देखता हूँ, ये देखो जो चीज मैं सेक्शन डिवाइड करने की बात कर रहा था वो ये ऊपर है, जो अभी लिखा था ना यार @ लगा के, मल्टीपल लाइन अगर मेरे को लिखना है C# की, तो वो है ना, ये क्या है, ठीक है। तो वो मल्टीपल लाइन मेरे को लिखना है, तो लिख सकता है ना, लेकिन भाई नहीं लिख देता हूं मैं। लेआउट इक्वल्स नल किया मैं, ये एक लाइन का कोड लिखा, इसको सेव किया। अब ये पेज को मैं आगे रिफ्रेश किया, तो अब ये पेज की हालत देखो क्या है। कुछ समझा? कुछ नहीं किया ना मैं, लेआउट इक्वल्स नल कर दिया खाली, तो ये पेज ऐसा हो गया। तो एक्चुअल जो व्यू में जो कंटेंट आ रहा है ना वो यही है। तो उतनी जो खिंचाई थी वो कहां से आती थी? लेआउट से अपने आप आ जाती। हाँ एग्जैक्टली। तो जो हम लोग की जितनी खिंचाई ना, तो ये कैसे होता है सोचते ही नहीं कैसे होता है। अभी मैं सोच रहा हूँ क्या उसके बारे में, नहीं मैं उठाकर उसको लेआउट में डाल दूंगा, ठीक है। मेरे को जो व्यू बनाना है वो बनाऊंगा, वो ऑटोमेटिक रेंडर बॉडी की जगह पे आ जाएगा। अब इसका रेंडर बॉडी कहाँ पे है? वापस मैं उसको लेआउट के अंदर लेके आता हूँ। देखो क्या वी सजेस्ट से लेके ये इतना है। अभी मैं इसको लेआउट जो नल था उसको कमेंट करके सेव करके फिर से वापस F5 किया, ये वी सजेस्ट से लेके बस ये इतना बना, ये इतना बना, ये हेडर है, बराबर ना।
तो ये हेडर है, ये फूटर है। हेडर फूटर कहां से आया? लेआउट से। बीच का कंटेंट सिर्फ इतना है, तो इतने की जगह पे वेंडर बॉडी लिखा हुआ है, तो वो व्यू ने अपना कंटेंट वहां पे वेंडर बॉडी की जगह पे डाल के पेज दिखाया, दूसरा पेज है। लोगो वगैरह वो सब कुछ ऐसी है, ये इतना कंटेंट इसने डाला। अभी ये कौन सा पेज है? होम में अबाउट। फंडा समझा लेआउट का? इंटरव्यू में धर्म 60 क्वेश्चन रहेगा लेआउट के ऊपर दम, ये कैसे होएगा, वो कैसे होएगा, अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है लेआउट के ऊपर। लेआउट ये वो नल कैसे करना है, मतलब बहुत सारी चीज रहती है। अगर मेरे को लेआउट नल तो नहीं बोलेगा वो बोलेगा कि मेरे को लेआउट एक पेज में यूज करना है, एक पेज में नहीं यूज करना है। ये इतना सादा पेज है, इतना सादा HTML है, और लेआउट को क्या से क्या बना देते हैं, लोगो, हेडिंग, फुटर, सब कुछ ऐड होता है। वही सेम हम लोग अपने प्रोजेक्ट में करते हैं। समझा? अभी देखो, हाँ एक चीज और, अभी मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे, ये निकाल दिया, तो इसको मालूम कैसे पड़ता है कि लेआउट यूज करना है, कौन सा यूज करना है, नाम क्या है लेआउट का, कुछ भी हो सकता है ना लेआउट का नाम, तो उसको कैसे मालूम पड़ता है कि मेरे को? तो यहाँ पे आओगे ना, तो यहाँ पे एक और फाइल है शेयर्ड के अंदर, कहाँ इधर अंडरस्कोर व्यू स्टार्ट, ठीक है? व्यू स्टार्ट में फाइल है, यहाँ पे इन लोग को, यहाँ पे एक कोड हम लोग को लिखना पड़ता है, ये बताना पड़ता है कि बाय डिफॉल्ट जब एप्लीकेशन स्टार्ट होगी ना, तो बाय डिफॉल्ट व्यू कौन सा लेना चाहिए, समझ में आया? तो डिफॉल्ट लेआउट जो लेगा वो अंडरस्कोर लेआउट डॉट CSS/HTML लेगा। तो हम लोग को जब मेरा लेआउट यूज करना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये हटा देंगे, हम लोग अपना लिख देंगे। तो हम लोग जब कुछ नहीं लिखेंगे तो अपना ही लेआउट लेगा जो हम लोग बनाने वाले। समझा? कुछ थोड़ी थोड़ी बात गई दिमाग में, नहीं समझा? उमैर है, क्या नाम है, सोहेब। या जब एप्लीकेशन स्टार्ट होती है ना, तो व्यू स्टार्ट डॉट CSS/HTML फाइल पहले कॉल होती है, उसके अंदर उसमें क्या होता है, ये जो अंडरस्कोर लेआउट डॉट CSS/HTML है, ये जाके लेआउट वेरिएबल में सेट हो जाता है, और हम लोग नहीं स्पेसिफाई करते हैं तो बाय डिफॉल्ट यही वाला पेज लेता है, करंट लेआउट। हाँ, अब मैं चाहता हूँ मेरा वाला लेआउट करंट ले, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? हाँ वही बोला था, समझ में आया? तो पहले हम लोग अपना लेआउट बनाना पड़ेगा, तो जहां ये लेआउट बना हुआ है ना, वही फोल्डर में शेयर्ड में अपना भी एक लेआउट बना दो। तो कुछ ऐसा कोई लेआउट कोई अलग कुछ पेज नहीं है, वो एक सिंपल व्यू रहता है जिसका एक्सटेंशन .CSS/HTML रहता है। तो ऐड में जाके व्यू ऐड कर देने का और उसका नाम दे देने का अंडरस्कोर लेआउट अंडरस्कोर न्यू, मतलब एक न्यू लगा दिया मैं उसके आगे, मेरा खुद का लेआउट है तो मैं न्यू ऐसा ऐड कर दिया। इरेजर चाहिए मेरे को इसके अंदर, मॉडल बीडल कुछ ऐड नहीं करना है, शेड के अंदर बना देना, लेआउट वगैरह कुछ यूज नहीं करना, ब्लैंक एक व्यू ऐड हो जाएगा, एकदम ब्लैंक, ये ऐड हो। HTML CSS सब, जब हम लोग अपना व्यू लिखते हैं तो वहाँ HTML लिखते हैं क्या? नहीं लिखते। बॉडी लिखते हैं क्या? हेड लिखते हैं क्या? नहीं लिखते ना। तो आता कहां से उसके बाद HTML बॉडी हेड सब लेआउट से इंसर्ट होता है। मेरी बात समझी कि मैं क्या बोल? हम लोग अपना खुद का व्यू बनाते हैं तो हम लोग HTML, कभी मेरे को देखेगा HTML लिखते, HTML हेड बॉडी ये सब, मैं हमेशा टेबल TR TD ये सब डायरेक्ट लिखना चालू कर देता हूँ। लेकिन जहां तक मैं HTML पढ़ा हूँ और तुम लोग भी पढ़े हो, तो तुम लोग को इतना पता होना चाहिए कि HTML की बॉडी टैग में ये सब दिखना चाहिए, लेकिन बॉडी वीडी तो मैं कभी लेता ही नहीं, बराबर ना? कुछ बात समझी मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वो सब लेआउट से आ जाता है, इसके लिए हम लोग व्यू में वो सब करते नहीं है, ठीक है? तो ये मेरे लेआउट में HTML हेड बॉडी न्यू ये सब बना है, बराबर? ये पूरी फाइल को रिप्लेस कर दो अपने वो वाली कोड से जो अपना पेज है थीम वाला। गौर से देखो मैं क्या करने आया हूं। अभी ये ना सब पेज क्लोज कर दो, बहुत इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है? सब पेज क्लोज कर दिया, एक पेज ओपन है। अब अपना थीम वाला पेज ओपन करो, ध्यान से देखो, थोड़े में ना कुछ का कुछ हो जाता है इसमें। मेरे को कौन सा पेज चाहिए? मेल। इंडेक्स लू के मेल लू यार? मेल सही है,
चलो ठीक है, मेल, ठीक है। अब इसको कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, और ये इसको छोड़ दो, हाँ ऊपर, कंट्रोल, समझा। अब हम लोग अपने हिसाब से इसको निकालते, और क्या कम करना है क्या ज्यादा करना है वो हम लोग देखते चले जाएंगे। वो मैं ऑलरेडी बताया तुमको क्या कम करना है। HTML CSS जो है वो रहने दो, ठीक है। यहाँ तक का मेनू वगैरह सब कुछ रहने दो। हेड सेक्शन में नेव बार डिफॉल्ट, ये बैनर, बैनर भी रहने दो बराबर ना। उसके बाद ये अपना कंटेंट, तो कंटेंट में ये लेआउट में रहेगा, ठीक है। एक्चुअल कंटेंट इसका कहां से लेके आया है, ये एक्चुअल कंटेंट अगर मैं अभी पेज में जाके देखूं तो एक्चुअल कंटेंट ये कहां से लेके आया है, जहां से गूगल मैप शुरू हुआ है ये, और ये गूगल मैप का कोड कहां पे है, यहां पे, ये गौर से देखो, ये दिखा, ये जो दिख रहा है इंटरनल फ्रेम जो लिया है ये। तो अगर मेरे को ऐसा रखना है कि कॉन्टेक्ट बॉटम ये वो सब कुछ सेट करना है, ऐसा कुछ ये सब, तो ठीक है। तो नहीं है तो ये पूरा उड़ा दो, समझ में आएगा। तो ये पूरा यहां पर उड़ा दो। हाँ, उसके नीचे क्या है, एड्रेस एंड ये है ना, ये, या फिर तुमको ये चीज रखना ही नहीं है तो इसको पूरा निकाल दो। तो मैं इसको पूरा सिरे से उड़ा दिया, खत्म, ये चीज चले गई। अब ये चीज की बारी आई, इसमें हेडिंग देखो, एड्रेस वाली, यहां से जो ये यहां से जो कंटेंट आएगा ना वो कहां से आने वाला है, इसका मतलब क्या है, कॉल MD4 का मतलब, कॉल MD4 का मतलब क्या है। बूटस्ट्रैप में कैसा होता है कि तुमको फॉर एग्जांपल रो क्रिएट करना है, तो हम लोग ऐसे रो क्रिएट करते हैं, डिग लिखते हैं, हम लोग डिग लिख के क्लास लिखते हैं इज इक्वल टू रो, तो एक रो बनती है, TR और नहीं लिखते हम लोग, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे को 2 कॉलम क्रिएट करना है, तो बूटस्ट्रैप में कैसा होता है कि एक जो स्क्रीन होती है वो हमेशा 12 सेक्शंस में डिवाइड रहती है। एक स्क्रीन जो होती है वो हमेशा 12 सेक्शंस में डिवाइड रहती है, हमेशा इतना समझ लो। तो अब मेरे को क्या करना है कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ऐसा मतलब ये एक रो जो बन रही है ना इसको आधा आधा डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूँ, मैंने डिव लिया, एक डिव लेके इधर लिखा क्लास, एक कॉलम क्रिएट करो जो, अब स्क्रीन की साइज होती है, एक होता है MD मतलब मीडियम, एक होता है LG मतलब लार्ज, एक होता है SX मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल, एक होता है SM मतलब स्मॉल, ठीक है। तो अभी ये क्या लिखा है, MD मतलब मीडियम, मीडियम स्क्रीन में 4 कॉलम्स, कॉल MD 4 मतलब 4 कॉलम्स, 4 कॉलम्स लेगा तो मतलब 4, टोटल स्क्रीन कितने की रहती है 12, 4 कॉलम्स लेगा तो कितने कॉलम बनेंगे, मेरे को कितना लेना है 2, तो मेरे को कितना लिखना चाहिए, समझा, तो समझा मैं क्या बोला। अब कॉल MD4 यहां देखो स्क्रीन में, ये कॉल MD4 है, ये 4 है तो ये कितना होगा, ये 4 है तो वो कितना होगा 8 होगा, 8, मेरे को लगा तो 6 बोला, इसके लिए 8 ही बोला था क्या ये देखो, समझा 12 कैसे डिवाइड हुआ। तुमको तुम्हारी UI तुमको डिसाइड करना कि इसको यहां ले लेता हूं, आधा जो बचेगा उसमें इतना ले लूंगा। अब वो 12 सेक्शन में होना चाहिए, तो इसमें क्या किया 4 और 8 ले लिया। ये समझ में ना अभी क्या है, इसको कौन सा जा रहे हैं सब, ये 8 नहीं समझा, 8 कैसे आया, टोटल स्क्रीन कितनी सेक्शंस की है।
अब मैं ये सेक्शन 4 का ले लिया तो बाकी कितना बचेगा? हाँ तो वही तो है बराबर ना। अब मेरे को 3 सेक्शन लेना रहता तो एक में 4 लेता, दूसरा 4 लेता, तीसरा भी 4 लेता, तो 4 4 4। फॉर एग्जाम्पल मेरे को 3 सेक्शन लेना है लेकिन परसेंटेज वाइज डिवाइड करके लेना है। एक सेक्शन 50% मतलब कोई बोला आधा, एक सेक्शन पूरा 50% एरिया में रहना चाहिए और बाकी 25 में रहना चाहिए, तो कितना कितना लूंगा मैं? 633 बराबर ना, सही बोला ना उसने, समझा? एक डीप लेगा कॉल एमडी 6, दूसरा डीप लूंगा कॉल एमडी 3, कॉल एमडी 3 मतलब 2 डीप और लूंगा तो 3 सेक्शन बनाएगा, आधा एक और आधा आधा डिवाइड। अब समझ गया ना कैसे स्क्रीन डिवाइड हुई? सिंपल ही है ना, कुछ मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से। अभी भी नहीं समझाएगा, समझा? हाँ तो मैं लिया कॉल एमडी 6। हाँ सब रिस्पॉन्सिव का कमाल है। ये जो एमडी रहता है ना, मीडियम स्क्रीन लार्ज स्क्रीन, वो स्क्रीन के हिसाब से कॉलम भी बदल जाते हैं। देखो ना मोबाइल में जब ओपन होता है तो सिंगल कॉलम वाली स्क्रीन होती है, जब तुम लोग एसएक्स और एसएम लोगे ना तो उस टाइम पे 12 ही डालोगे। जैसी मोबाइल में ओपन होती है स्क्रीन सिंगल कॉलम वाली होती है, जैसे उसमें जाती है तो 3 कॉलम 4 कॉलम डिवाइड हो जाता है ऑटोमेटिक। तो अभी मेरे को सबके लिए दिखाना है तो उसके आगे और लिखना पड़ेगा ना। हाँ उसको डिवाइड करके लिखना पड़ता है, क्लास ऐड करना पड़ेगा, सिर्फ क्लास ऐड कर देगा। देखो एमडी में सिंगल कॉलम चाहिए, एमडी में 4 कॉलम्स में डिवाइड करना है, लेकिन एलसी में ये पूरा 12 कॉलम में आना चाहिए। तो उसको देखो लिखते हैं कॉल एसएक्स एक्स्ट्रा स्मॉल में कॉल एसएक्स 12। तो स्क्रीन मीडियम रहेगी तो 4 कॉलम डिवाइड करके आएगा, स्क्रीन स्मॉल रहेगी तो 12 कॉलम 12 कॉलम मतलब पूरे में आ जाएगा ना। अभी तेरी स्क्रीन ही इतनी बड़ी है तो 12 कॉलम जाएगा किधर, वो मैटर है। रिस्पॉन्सिव तो फंडा ही है। तुम लोग लास्ट पेज में थे ना, रिस्पॉन्सिव जब पढ़ा तो नहीं थे क्या? ये सब नहीं थे लास्ट में भी, लास्ट लेक्चर में भी, मतलब लास्ट वाला में बहुत बहुत डिटेल में बताया था भाई। ठीक है तो ये समझा ये क्या बोल रहा हूँ मैं? तो अभी तो ये इतना समझ लो, मैं लूंगा ये अभी आगे चल के 12 सेक्शन 3 सेक्शन कैसे डिवाइड करना है, तो थीम में एक ऐसा टर्म आ गया तो मैं बता दिया सिर्फ, तो ये समझ गया होगा अब ये क्यों डिवाइड किया। तो मेरे को अभी कुछ डिवाइड ही नहीं करना है, मेरे को पूरा के पूरा 12 कॉलम वाला एक ब्लॉक ले लेना है बराबर। देखो क्या कर रहा हूं मैं, तो इसको मैं डिवाइड कर दिया, मतलब पूरा डिलीट कर दिया। और ये जो सेक्शन है इसमें फॉर्म भी बना हुआ है, देखो ये पूरे डीप को उड़ा दिया और इसको क्या कर दिया, इसके अंदर आएगी मेरी बॉडी। अब जो व्यू में मैं लिखूंगा वो इसके अंदर दिखने लगेगा 12 कॉलम, जो भी व्यू में मैं लिखूंगा। हाँ बाकी अब वो नीचे का फूटर ही है ना, सब उड़ गया ना, सब बन गया लेआउट, खत्म। अब ये इतना हो गया, ठीक है। अब जो थोड़े काम की चीज है ना वो समझो थोड़ा ऊपर से चेंज करते आने का। अब चेंज करते आने का कोड, ये बहुत बड़ा काम है थीम इंटीग्रेशन, मतलब बहुत सबसे इंपॉर्टेंट काम प्रोजेक्ट का यही रहता है, बाकी अभी बनता भी फटाफट एकदम, ठीक है। अब मेरा टाइटल विटल चेंज होना चालू होगा, जो मेरे को टाइटल चाहिए वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बराबर। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हर पेज का टाइटल तो अलग रहेगा, तो यहाँ पे लिखने का @viewback. अब सेशन मैनेजमेंट चालू हो गया। इसके लिए अभी तक का जो मैसेज भेजा था ना उसके अंदर टॉपिक का नाम बदला नहीं था, सेशन मैनेजमेंट ही था। मैं क्या बोल दिया शायद समझा नहीं तुम लोग। हाँ ठीक है, यहाँ से सेशन मैनेजमेंट चालू हो गया, viewback.title बराबर। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या है इसमें, ये सब कुछ नहीं बदलना है। हाँ ये देखो इसमें क्या है, bootstrap.css इसने यूज किया है ये, लेकिन इसने क्या बोला है कि करंट फोल्डर में CSS फोल्डर रहेगा, उसमें bootstrap.css रहेगी बराबर।
लेकिन अपने करंट फोल्डर में नहीं है ना, अपन तो कंटेंट फोल्डर के अंदर जाके सीटी फोल्डर बनाए हैं, उसके अंदर बूटस्ट्रैप है, बराबर। तो इतना कुछ सोचना नहीं है, वो तो मैं तुमको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ। सीधा इसको यहाँ पे आओ और ढूंढो सीएसएस फोल्डर में बूटस्ट्रैप है क्या, है, ड्रैग करके ड्रॉप कर दो और नीचे वाला डिलीट कर दो। समझा? तो आ गया ना, अभी वो ले लिया कंटेंट में सीटी में सीएसएस, मतलब मैं तुमको एक्सप्लेन कर, अगर तुमको चेंज भी करना है तो ऐसा भी कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ पास काम करने के लिए, मेरे को पता है सीएसएस से पहले ये लगाना है, हो गया ना, वही चीज हो गई। समझा क्या? क्योंकि ना उसमें मीडिया ऑल लिखा हुआ रहता है, वो सब चेंज हो जाता है। वापस डाल दो इसको, ठीक है। सेम इधर भी वही होगा, बराबर ना। बस खत्म हो गया काम, इतने करना है। अब हाँ, कुछ इमेजेस वगैरह के पाथ नीचे है क्या, वो भी एक बार चेक कर लो, क्योंकि वो इमेज वगैरह का फिर मैटर होता है ना। एक बार पूरा कोड गो थ्रू कर लेने का वो तो बेटर रहता है, फिर वो आगे जाके फटता है, फिर आके उसको देखो। उससे बेटर ये है कि पहले देख देना है। देखो इमेजेस के पास है, बराबर दिख रहा है, तो इमेजेस के लिए भी सेम ही चीज होगी, सीटी में इमेजेस आएगा, क्योंकि मैं इसके लिए पूरा फोल्डर एज इट इज उठा लिया। अब ये तुमको पता है हर साल ये तो बदलेगा। मैं बना रहा हूं 2015 में, फॉर एग्जाम्पल 2015 टू @ हर साल बदलेगा अपने आप। 16 है तो 16, 17 है तो 17, 18 है तो 18, 16 टू 17, 16 टू 18, 16 टू 19, बदल दिया उसको। बस हो गया इतना, इसको सेव कर लो। इसको मैं बंद कर देता हूँ और एक कंट्रोलर लेता हूँ ब्लैंक, ठीक है। उसमें एक व्यू, एक एक्शन मेथड ऐड करेंगे, उसके लिए एक व्यू बनाएंगे, उसमें हेलो वर्ल्ड लिखेंगे, देखेंगे हेलो वर्ल्ड कहाँ आता है, समझ? हाँ, अब ये अपडेट करना पड़ेगा। शेयर्ड में अब क्या है, ठीक है, वो वाला लेआउट यूज करेगा। अपने बनाया नहीं है और उसी को जो वो तो बताया था कि जो डिफॉल्ट रहता है वो उसके लिए डिफॉल्ट में मतलब मेरे को चाहिए ही नहीं कोई लेआउट, तो ऐसा ब्लैंक पेज आता है एकदम। जब मेरे को लेआउट नहीं, जरूरी थोड़ी है मैं लेआउट बना दिया तो हर पेज में लेआउट अपने आप आएगा ही ना, क्योंकि मैं ऐप स्टार्ट में सेट कर दिया। मेरे को 2 पेज, मेरे को 10 पेज में चाहिए, एक पेज में नहीं चाहिए, तो वो पेज में लेआउट इक्वल टू नल लिख दूंगा तो नहीं आएगा, ऐसा है। समझा ना? लेकिन जो अभी बनाएंगे उसमें लिखा हुआ है लेआउट इज इक्वल टू अब मैं अभी ये जो व्यू बनाने जा रहा हूँ ना उसके लिए,
अच्छा, जो अपन लिए हाँ, उसकी उसमें- बात, उस वो कैसे किसी का लेआउट यूज करेगा? उसके नल लिखे। अगर लेयर वाइज लेआउट रहता है, जैसे ये एक कॉमन, ठीक है, फिर एडमिन का, फिर ये सब फंक्शनैलिटी लेकर फिर एक कस्टमर का, ऐसा रहता है, तो उस टाइम पे हम लोग इनहेरिट करते लेआउट, ये इसका ले लेगा, ये इसका ले लेगा, ये इसका ले लेगा, तो वो वैसे चलता है। लेकिन अभी उतना लेयर वाइज लेआउट तो नहीं बताने वाला होगा भाई। तो मैं समझा क्या बोल रहा हूँ, वो लेआउट के पेज में भी ऊपर लेआउट इक्वल टू नल लिखा रहता है। लिखा हुआ है। हाँ, देखो इसको मैं पूरा डिलीट कर दिया, यहाँ पे मैं लिख दिया व्यू बैग डॉट टाइटल इज इक्वल टू टेस्ट पेज, टाइटल में ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैं ले लिया h1 हेलो वर्ल्ड, बस। और तो कुछ करना नहीं है मेरे को। इसको सेव कर दो, कंट्रोल शिफ्ट V, एप्लीकेशन ऑलरेडी रनिंग है। यहाँ पे आगे क्या लिखना है, टेस्ट इंडेक्स, टेस्ट इंडेक्स से क्या करेगा वो, तो समझा? मैं कितनी लाइन का कोड लिखा, एक लाइन। अभी हाउ टू फाइंड अस आ, इसको कैसे रिप्लेस करूं, क्योंकि लेआउट में, हाँ, उसको वहां व्यू बैक डाल दो, बताता हूँ। हालांकि मैं न्यू थीम उठा के इंटीग्रेट किया एकदम सामने सामने, मतलब ऐसा नहीं कि मैं घर से देख के आया कि इसमें ये है सेक्शन वगैरह, ऐसा कर दिया डायरेक्ट। वो हो गया पहली बार, मेरे को भी बहुत खुशी हुई। सही बात तो ये नहीं, एक्चुअली इसमें फंस जाता है, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ अपनी तारीफ करने के हिसाब से, एक्चुअली फंस जाते हैं हम लोग। हाँ, बोलने का मतलब वही है। नहीं मतलब फंसोगे तो डरना मत, होता है। बराबर, ये हो गया। अब इसको सेट कर दो यहां से, इसको सेव कर दो, सेव करके इसको रिफ्रेश कर दो। अपडेट नहीं हुआ, अभी ये सेव नहीं हुआ, समझे क्या? हाँ, जब व्यू बैक लिखा था वही नहीं चेंज हुआ। सर मैं सोचा ये ऐसे कैसे आ रहा है, वैसे कैसे आ रहा है, लेकिन आ रहा है, जो था वो है, जैसे उसका आ रहा है वैसे अपना भी आएगा ही। इसके लिए तो पूरा उठा के कॉपी किया, एकदम सिंपल बनना है। अभी तुम लोग बोल सकते हैं ये हम लोग की वेबसाइट, नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं, अभी सब बदल देता हूँ मैं, देखो फटाफट 2 मिनट में। कौन सी वेबसाइट बनाने का वो बोलो, HR सॉल्यूशन। इतनी वेबसाइट बना अभी लेवल की बन नहीं पाई है आज तक, काम 2 ही घंटे का है। मसला है कोई पैसा दे तो बनाओ ना। हो गया।
ये मेनू बदलना है, मेनू बदल दो, सब पेज पे बदल जाएगा। ये इमेज बदलना है, वो इमेज का नेम, वो इमेज उठाया कॉपी पेस्ट करके रिप्लेस कर दो, इमेज बदल जाएगी। वो सब में तो तुम लोग एक्सपर्ट हो ना, वो सब तो कोई भी कर सकता है, मेन तो इंटीग्रेशन था। अब एक मैं नया पेज ऐड करता हूँ, जहाँ पे मैं कुछ नहीं, एक नया पेज ऐड किया मैं, अभी मेरे को कुछ, अभी यहाँ पे आया मैं टेस्ट कंट्रोलर में, एक न्यू एक्शन मेथड ऐड किया मैं, से क्रिएट प्रोडक्ट। तुम लोगों को तो ऐसी कुछ करना रहेगा ना। हेलो। अरे भाई जब बाहर चले तो आराम से बात करो। साइलेंस कर दे अपना। अब एक न्यू पेज बनाया, और न्यू पेज में ऐसा फॉर्मेटिंग ऐड है या नहीं, समझा क्या? ये देखो ना, ये यहाँ भी अपडेट है। हाँ, एक व्यू क्या मतलब, एक इंडेक्स सेक्शन, अब वही अपना पुराना फॉलो करने का, कुछ चेंज नहीं, ये सब ऑटोमेटिक सब में ऐड होगा, वो फुटर विटर सब में ऐड होगा। अभी अगर तुमको फुटर विटर में चेंज करना है टेक्स्ट, अब तो पता ही है ना, वो फुटर में जहाँ पे है वो चेंज, उसको वहां पे चेंज कर दो, तो वो पूरी वेबसाइट में चेंज हो जाएगा। समझा कुछ? अब रिकॉल करो पुरानी चीज, अब वही रहेगा, प्रोडक्ट कंट्रोलर लूंगा मैं नया, बराबर, उसमें क्रिएट एक्शन मेथड, ये वो जो सब बताया उसको पूरा रिकलेक्ट करके इसमें डाल दो, बन गई ना वेबसाइट पूरी। समझा? इंटीग्रेशन समझा? एटलीस्ट इतना समझा? मैं प्रोडक्ट कंट्रोलर सी से लूँ क्या, एंटिटी फ्रेमवर्क वाला? मैं टाइम है वैसा, मैं 6:30 लेक्चर एंड करना था। ठीक है, आधे घंटे में जितना होता है बताया। स्टार्ट। देखो मैं तुम लोग को अब ये बताओ, मैं पहले कौन सा करूं, लिस्ट करूं, क्रिएट करूं, कोई एक ही करके बता सकता हूँ ना मैं, क्रिएट पहले बता ही चुका हूं, मैं लिस्ट भी बता चुका हूं, तो लिस्ट बताऊं, क्रिएट बताऊं, डिलीट बताऊं, कौन सा बताऊं? क्रिएट और delete। तो यहां क्या करो, जब इसको ना यूज लेआउट और मास्टर पेज इस पे मार्क कर दो। हाँ, समझे? नहीं भी करोगे ना तो वो क्या करेगा, लेआउट ना लाएगा ना तो उसको निकाल देगा, तो वो खुद ही यूज करने लगता है बाय डिफॉल्ट,
क्यों करने लगे? क्योंकि हम लोग व्यू स्टार्ट में सेट करके आ जाते हैं, वो वहां से ले ही लेगा। मतलब पेज पे हाँ, तो मैं ऐड कर दिया। यहाँ पर हमने मॉडल बना दिया। हाँ, मॉडल वाली बात चल रही है अभी। और उसको भी मॉडल के अंदर ही बना नहीं, अलग से मैं लेके बना रहा हूँ। एक अलग फोल्डर लेके। हाँ, बना सकते हो उसको उधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। डेटा कॉन्टेक्स्ट था, डीबी कॉन्टेक्स्ट, ये भी करते हैं। स्पेलिंग ये भी करते हैं। सही है ना? हो गया। स्पेलिंग मैं बी कैपिटल लिखा था इसके लिए। समझ में आएगी नहीं मैं क्या क्या कर रहा हूँ सब। कालाक्षर भैंस बराबर वाली बात हो गई है। समझ रहे? गौर से देखते हो अपन क्या कर रहे हैं। ये मैं 3-4 बार बता चुका हूँ एक्चुअली, है ना? नहीं, शायद नहीं बताया मैं। नहीं, ये एसक्यूएल सर्वर का नाम मेरे को याद नहीं रहता। 3 एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल है मेरे अंदर, मेरे नाम ध्यान नहीं रहता इसका। डेटाबेस को क्रिएट करना ही पड़ेगा ना वैसे भी।
आधे घंटे में हो जाना चाहिए, ऐसा लगता है मुझे। जहाँ तो अच्छा है, खाली तेरे को फोन आ रहा है, फालतू तेरे को कुछ समझ में है नहीं, वैसे बोल रहा पता है, शायद बोल रहा है। 22 May 2016। कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने के लिए सब कर रहा था, बन गई कनेक्शन स्ट्रिंग, पेस्ट कर दिया, अब कनेक्शन तो होना ही है 100%, ऐसा है। तो पहले वो डिज़ाइन करना पड़ेगा ना फॉर्म, क्या क्या था उसमें, आईडी तो लेना नहीं है मेरे को, कोड नेम प्राइस, 3 टेक्स्ट फील्ड लेना है। तो पहले HTML डॉट बिगिन फॉर्म, सॉरी यूजिंग HTML डॉट बिगिन फॉर्म ब्रैकेट, जो भी ये ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा वो फॉर्म के अंदर आएगा, फॉर्म टैग के अंदर आएगा। फॉर्म टैग में मेरे को क्या लेना है, पहले एक लेबल लेना है, लेबल, तो लेबल में क्या लिखा मैं, एंटर प्रोडक्ट नेम, फिर उसके बाद मेरे को लेना है इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, आईडी इज इक्वल टू, या ऐसा नहीं लेना तो भी ऐसा भी ले सकते, HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स फॉर मॉडल सच दैट मॉडल डॉट, इसके लिए मॉडल सेट करना पड़ेगा। ये व्यू का मॉडल क्या है, ये व्यू का मॉडल है मेरा मॉडल डॉट, मेरे एप्लीकेशन का नाम क्या है, HR साइट ना, HR साइट डॉट मॉडल्स डॉट प्रोडक्ट, ये उसका मॉडल, मतलब एक प्रोडक्ट उसका मॉडल सेट हुआ। अब यहाँ आगे लिखा मॉडल्स डॉट नेम, तो नेम के लिए एक टेक्स्ट फील्ड बनी, उसमें मेरे को एक HTML एट्रीब्यूट ऐड करना है। HTML एट्रीब्यूट क्या है, वो ये @ सब बता चुका हूँ मैं, इसके लिए मैं एकदम फास्ट ले रहा हूँ, फॉर्म हाइफन कंट्रोल, ठीक है, तो ये एक कंट्रोल बन जाएगा इससे सेम। तो ये इसको पूरा एक डिव ले लो, ये एक डिव हो गया, इसको कंट्रोल के डी करो, ये सही हो गया, कॉपी पेस्ट पेस्ट 3 बार। अब क्या है, प्रोडक्ट प्राइस, प्राइस कोड, कोड, ठीक है, समझा क्या, इसको सेव कर लो, नीचे बटन चाहिए मेरे को, ये इधर पे ले लो डिव, डिव स्टाइल इज इक्वल टू टेक्स्ट अलाइन कोलन राइट, इनपुट
type is equal to submit, id is equal to btn submit, value is equal to save product, class is equal to btn hyphen success। ठीक है, ये हो गया। तो मेरा फॉर्म बन गया, 3 कंट्रोल बन गई, बटन बन गई, और ये आएगा किसके अंदर, मेरी थीम के अंदर, रंडर बॉडी की जगह पे। देखते हैं ना कहाँ आता है, कैसा आता है, समझ में आ जाएगा। और इसके अंदर मेरे को जो सेट करना है, ऊपर टाइटल क्या सेट करना है, क्रिएट प्रोडक्ट या ऐड न्यू प्रोडक्ट। क्रिएट थोड़ा अच्छा है, ऐड न्यू हाँ तो एडिट प्रोडक्ट। ऑर्डर को टाइप भी कर सकते क्या, वीडियो टॉप पे लिखा था हाँ वो वही है, स्ट्रांगली टाइप बोलते हैं उसको। स्ट्रांगली टाइप व्यू बन गया ना अभी, बताया था ना। स्ट्रांगली टाइप व्यू मतलब जिसमें ऊपर मॉडल लिखा हुआ रहेगा वो स्ट्रांगली टाइप है। मेन हेडिंग, मेन हेडिंग की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, जो मेन हेडिंग कहाँ दिखती है, मेरे फॉर्म के ऊपर। तो ऐड योर प्रोडक्ट्स, ऐड योर प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये मेरा सिंपल सा व्यू बना है, लेकिन ये दिखेगा बहुत अच्छा क्योंकि इसके ऊपर नीचे हेडर फुटर आ जाता है अपने आप। तो इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट V कर लो, कुछ है ना क्या, कंट्रोल शिफ्ट V, एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट V करने के बाद क्या है, कहाँ पर क्या करना है मेरे को, प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर क्रिएट, बराबर ना। ये सब बटन वटन का कलर से सब कुछ आ गया, मेरे को कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही है ना। हाँ बस ये थोड़ा स्कैटर है, उसको सही कर सकते हो, वो उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वो जो सर तुमको कुछ अलग ही दिख रहा है ना, तो उसको तुम लोग सही कर सकते हो आराम से। समझा। सब जो बूस्टरअप का इफेक्ट इफेक्ट सब आ गया उसके ऊपर। ये देखो, पूरी थीम के हिसाब से ही बटन का कलर बना है, मतलब वो थीम के हिसाब से ये कलर उसमें लिया है ना। मैं लिखा क्या हूँ, बीटीएन सक्सेस, कलर आया कौन सा, थीम का कलर। तो बूटस्ट्रैप का कमाल ही वही है, जो लिखते हो वही लिखो, थीम के हिसाब से बनेगा वही जो बनने का। तुमको कुछ कलर के बारे में कुछ सोचना ही नहीं। मैं कहा कुछ सोच नहीं रहा था ना कि ये कलर का आना चाहिए, वो ऐसा कुछ सोचा नहीं मैं, लेकिन एकदम बराबर ऐसा लग नहीं रहा कि ये अलग चीज है वो अलग चीज है। एटलीस्ट कलर के हिसाब से तो नहीं लग रहा। अब ये पेज आना कहाँ चाहिए, यहाँ पे एक मेनू आना चाहिए, ऐड न्यू प्रोडक्ट लिखा हुआ, उस पर क्लिक करो तो ये आना चाहिए। अब जाके चेंज क्या करना पड़ेगा, लेआउट। मेनू तो लेआउट से बन रहा है ना। सब मैं थोड़ा थोड़ा सब टच करके निकाल देगा ताकि तुम लोग को जब तुम लोग बनाने बैठे तो तुम लोग को कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो एक और मेनू में मेरे को एक चीज और ऐड करना है, तो ये मेरा मेन्यू है, कहाँ पे है, ये है ना मेनू, होम न्यू इवेंट्स। तो मेरे को कहाँ पर चाहिए, होम और न्यू इवेंट्स के बाद चाहिए, फॉर एग्जाम्पल इसलिए दोनों के बीच में। और यहाँ पे उसका URL तो लिखने का @URL डॉट एक्शन, मेरा कंट्रोलर का नाम क्या है, एक्शन मेथड का नाम क्या है वो लिख देने का। तो मेरे एक्शन मेथड का नाम है क्रिएट
और कंट्रोलर का नाम क्या है? प्रोडक्ट। इसको सेव कर लो, सेव ऑल कर देता हूँ बल्कि मैं, और इसको रिफ्रेश करो। इस पर क्लिक किया, ये देखो आएगा नहीं कुछ, क्योंकि वो इंडेक्स के लिए कोई लिंक नहीं है, डर मत जाना, ठीक है। उसके बाद कोई और पेज पे कैसे जाऊँ? हाँ सर, टेस्ट वाले में चले जाता हूँ, टेस्ट। वो अपन आईडी प्रोडक्ट सिलेक्ट करें तो ऑरेंज कलर हाँ वो जो बताए थे ग्रेड नहीं नहीं, वो करंट इसके लिए ना कुछ क्लास होगी, वो कैसे समझेगा? वो देखो इसकी वजह से ये मेरे मेनूज कहाँ पर है? इधर पे बराबर। मेल 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 वाला मेनू किधर है? इधर। तो क्लास एक्टिव यहाँ पे एडेड है, समझा कुछ? अब अगर इसको मैनेज करना है ना, तो तुमको क्या करना पड़ेगा कि जहां से मतलब कंडीशन तुमको लगाना पड़ेगा कि इधर पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। एक्टिव क्लास मतलब जो करंट पेज है वहां पे एक्टिव क्लास आ जाना चाहिए। ये तो कॉमन कोड है ना मेरा, तो या तो उसको निकाल दो। अगर मैं इसको निकाल दूंगा तो फिर समझ में नहीं आएगा बंदे को। देखो अगर मैं इसको कंट्रोल एक्स करके सेव कर दिया, अब इसको रिफ्रेश किया, अभी मैं हाँ, अब मैं प्रोडक्ट क्रिएट पे हूँ, मैं टेस्ट टेस्ट क्रिएट पे जाता हूँ। ठीक है, मैं टेस्ट क्रिएट वाले पेज पे हूँ। अब मैं किसी पे नहीं है तो फिर वो एरर नहीं दिखेगा ना। लेकिन ऐसा नहीं कि उसको मतलब निकाल के वो उसका वो थूक लगाओ सोल्यूशन बता रहा होगा, लेकिन उसको मैनेज कर सकते हैं। कैसे मैनेज करेंगे? जो एक्शन मेथड एग्जीक्यूट होगा ना, वहां से कुछ टेक्स्ट भेजो, वहां से कुछ टेक्स्ट भेजो, हर एक के लिए डिसाइड करके रखो। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए ए, इसके लिए बी, इसके लिए सी, इसके लिए डी, ठीक है। और बेस्ड ऑन वो जो व्यू से जो वैल्यू सेशन मैनेजमेंट से वैल्यू मिलेगी ना उसको व्यू बैग में, वहां से चेक करो। अगर ए है तो एक्टिव इस पे लगेगा, बी है तो एक्टिव इस पे लगेगा, सी है तो एक्टिव इस पे लगेगा, डी है तो एक्टिव इस पे लगेगा। तो बेटर ये है कि उसका मेनू का ए बी सी भेजने की जगह क्या भेजने का, मेनू का जो टेक्स्ट है मतलब जैसे होम, एडमिन, प्रोडक्ट जो है वो एज इट इज भेजने का। और वो कहां मिलेगा उसको? वो आ ही रहा है। कहां से आ रहा है? टाइटल में आता है ना, वो टाइटल में भी तो आ रहा है ना बराबर। मैं इस पे क्लिक करता हूं तो इसका इसमें जो टेक्स्ट है वो आता है। तो वैसे ही जैसे अगर यहाँ पे ये टेक्स्ट आया तो ये वाला सिलेक्ट होना चाहिए, यहाँ तो अपने वो टाइटल से मिल सकता है वो। समझ में आ रहा है? तो टाइटल के टेक्स्ट के हिसाब से एक्टिव ऐड होगा। तो मैं एक थोड़ा सी करके बताता हूं तुम लोगों को, देखो थोड़ा बड़ी कंडीशन है वो, लेकिन मैं दो में करके बताया था तुम लोगों को। लेकिन मेरे को इसके लिए 2 पेज लेना पड़ेगा ना जाने तो बहुत ज्यादा है। कर सकते हो उसको, लेकिन तुम लोग ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते, कंडीशन डाल के करना पड़ेगा। पहले इतना बना लो, फिर उसको कैसे मैनेज करना है मैं तुम लोग को बता दूंगा। सब छोटी छोटी चीज कैसी है, मतलब इतना वो तो नहीं है, लेकिन सीखोगे तो अच्छा है। हाँ, तो अभी अभी अब प्रोडक्ट क्रिएट करना है मेरे को, तो ये मेरा ये व्यू तो बन गया। इस पे सबमिट पे क्लिक करूंगा तो इसका पोस्ट वाला फंक्शन कॉल होगा, तो इसका पोस्ट वाला फंक्शन बनाना पड़ेगा मेरे को। पोस्ट वाला फंक्शन बनाओगे, पोस्ट वाले फंक्शन में डेटा मिलेगा, वो डेटा को उठा के एंटिटी फ्रेमवर्क में ऐड कर दो, तो प्रोडक्ट जाके वहां पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं वही चीज करता हूँ। इसका पोस्ट HTTP पोस्ट, इसमें जो मॉडल मैं लेने वाला हूँ वो, तो मॉडल का नाम है प्रोडक्ट
तो फॉर्म कलेक्शन ले लेते फॉर्म कलेक्शन। ये कैसा है तुम्हारे ऊपर, फॉर्म कलेक्शन लेना है लो, नहीं लेना है मतलब। तो अब जो भी डेटा मैं दिखूंगा ना वो मॉडल के अंदर आ जाता है पूरा पूरा के पूरा, ठीक है। तो वो डेटा मॉडल के अंदर आएगा तो वो मॉडल को उठा के मैं एंटिटी फ्रेमवर्क का ऑब्जेक्ट ऊपर बना देता हूँ। एंटिटी फ्रेमवर्क की क्लास में भी है EFDB कॉन्टेक्स्ट। आईडी नहीं आ रहा है UI से, आईडी मेरे को जनरेट करना पड़ेगा। अभी लेकिन प्रॉब्लम है, ये मैं आईडी क्या ले लिया हूँ, इंटीजर ले लिया ना। ठीक है, ये हो गया। अब कोड को रन करके देखो, Ctrl+Shift+V, सक्सेस। डिबग लगा देता हूँ ताकि थोड़ा तो समझे। कब से वैसे ही रन कर रहा हूँ ना मैं, विदाउट डिबगिंग वाला रन कर रहा हूँ। Ctrl+Shift+V करके डायरेक्ट वहाँ जाके रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो अभी ये होम इंडेक्स लाने का तो एरर दे देगा, डर मत जाना हो देख के, क्योंकि होम इंडेक्स में वो फीचर एक फीचर का एरर देता है। तो मेरे को क्या करना है, देखो आया फीचर लिखा है, तो स्लैश पहले मैं टेस्ट इंडेक्स ओपन करता हूँ ताकि मेरे को मेन्यू मेन्यू दिखने लगे। ठीक है, तो ये पेज आया, इधर से मैं इधर क्लिक किया, जो मेरा डिजायर्ड पेज है वहाँ पे गया, मेरा डिजायर्ड पेज खुल गया। इसको सही कर लेना बाद में, ठीक है, वो BR डाल के। फिर उसके बाद में यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लिखा, प्रोडक्ट नेम के लिए कौन सा है कैसे समझ में आएगा, चलो सब में A डाल देता हूँ ना, A, प्रोडक्ट प्राइस 20, प्रोडक्ट कोड C001, इसको लिख के आया इधर। डिबग मॉडल में देखो वैल्यू वैल्यू आएगी नहीं, वो देख लेने का एक बार, आ गई देखो, लेकिन आईडी नल है बराबर ना। तो आईडी अब सेट होगा ना इधर से, ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद सेट हो जाएगा। तो ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद मैं इसको F10 किया, अब मॉडल में गया तो देखो अब आईडी दिखेगी मुझे, बराबर ना, समझे क्या। अब आईडी जनरेट हो गई। अब जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट करता हूं मैं, तो ये क्या करेगा, वो डेटा को उधर ऐड कर देगा। कहाँ पे, टेबल तो है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, टेबल भी क्रिएट करेगा, रिकॉर्ड भी क्रिएट करेगा, बराबर। बन गया ना टेबल, देखो बहुत फ्रीक्वेंट चीज है, बहुत ज्यादा। रिकॉर्ड नहीं है, अरे शिट, एक चीज और है ना, कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, कभी देखेगी नहीं वो लिखते हुए मैंने, सेव चेंजेस। ये क्या होता है, ये क्रिएट हुआ लेकिन कहाँ पे क्रिएट हुआ, ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर। जब मैं कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस करूंगा तो यहाँ का चेंजेस उठा के डेटाबेस में डालेगा, समझे। अभी मैं थोड़ा सा कमाल करता हूँ, लेकिन कमाल कर नहीं पाऊंगा मैं क्योंकि एडिट नहीं होगा ये कोड, चलो यार नहीं करता। इसको कॉन्टेक्स्ट डॉट
सेव चेंजेस। तो अब जो मैं मॉडल में ऐड कर रहा हूं, मेरा जो लोकल मॉडल में ऐड कर रहा हूं, सेव चेंजेस एग्जीक्यूट होने के बाद वो डेटाबेस में चला जाता है, मतलब ट्रांजेक्शन का कमिट। तो जो रिकॉर्ड अभी ऐड किया था वो ऐड नहीं हुआ। तो पहले मैं टेस्ट पे आ जाता हूं। यहाँ पे लिखा मैं प्रोडक्ट नेम फैन, प्रोडक्ट प्राइस 2000, प्रोडक्ट कोड FAN 1001, सेव प्रोडक्ट F10 सेव चेंजेस कर दिया। देखो सेव चेंजेस एग्जीक्यूट हुआ, मैं अभी व्यू रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, मैं इधर पे आया, समझ में आ गया ना। सेव चेंजेस जैसे ही करेगा तो वो डेटा उठा के आ जाएगा, जो मैं डेटा डाला था वो डेटाबेस में ऐड हो गया। अब वो व्यू दिखाना है नहीं दिखाना है, कौन सा व्यू दिखाना है, वो आगे की चीज है। जब भी व्यू लोड होएगा तो वो वैसे ही आएगा जैसे आ रहा है। बात समझ में आई? कुछ अच्छा लगा? कुछ काम की चीज? तो ये पूरा ये देखो चेंज कर नीचे डिजाइन बार, तो वो उस पर लिंक पे क्लिक करेगा तो वो एक साइट ओपन करेगा। ये है ना साइट, नो इंटरनेट कनेक्शन जिल्लत। ठीक है, रोजा नहीं आना, वही मैं इसके लिए मैं 6:30 बजे एंड करने वाला था पहले। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग में पॉज कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग फटाफट